नमस्ते, मैं मंजू कुमारी। आज आप लोगों को भारत की खोज क्लास 8 का सेकंड चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। सेकंड चैप्टर तलाश है। इसका मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका पूरा पार्ट 1 का भी वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तलाश का मैं पार्ट 7 तक बना रही हूँ, और इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ, समरी भी बनाई हूँ। उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। और पार्ट 1 अहमदनगर का किला का, उसका भी मैं समरी बनाई हूँ, और उसमें भी पार्ट 1 करके 1, 2, 3 करके मैं पूरा पार्ट बना चुकी हूँ। उसको भी आप देख लीजिएगा। और यह मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यह पार्ट काफ़ी लंबा है और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आप लोगों को सुविधा होगा। तो इसका पहला प्रश्न है, नेहरू जी भारत को किस दृष्टि से देखते थे और क्यों? यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन में कि नेहरू जी भारत को किस दृष्टि से देखते थे, भारत के बारे में क्या सोचते थे। तो इसका आंसर यह है कि नेहरू जी भारत को एक आलोचक के दृष्टि से देखते थे। आलोचक किसको बोलते हैं? जो कोई भी चीज़ का आलोचना करते हैं, उसका अच्छाई और बुराई निकालते हैं, उसको हम आलोचक कहते हैं। तो यहाँ पर आलोचक की दृष्टि से भारत को देखना शुरू कर दिए थे, और नेहरू जी गहराई तक पहुँचने का कोशिश किए कि आखिर यह भारत है क्या, और भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या है। वे एक ऐसे आलोचक थे जो वर्तमान को देखते थे, पर अतीत के बहुत से अवशेषों को नापसंद भी करते थे। वे केवल वर्तमान को देखते थे, और अतीत में जो भी अवशेष मिला हुआ था उनको वे नापसंद करते थे, उनको वे जो है देखते नहीं थे। वे ऐसा इसलिए करते थे जिससे वे अतीत के पसंद नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन कर सके। यानी आलोचक उसी को कहते हैं जो नापसंद और पसंद दोनों चीज़ को सामने लाकर दिखाते हैं। तो इस तरह से नेहरू जी आलोचक की भांति अपने भारत देश के बारे में सोचने लगे, और भारत क्या है, कैसे है, भारत अपनी गरिमा को किस तरह से खोते चला जा रहा है। क्योंकि हमारा भारत महान देश, ऋषि मुनियों का देश माना जाता था, और हमारे देश पर जो है विदेशी लोग शासन करते आए, और इसके वजह से क्या हुआ, जनता की किस तरह की प्रवृत्ति हो गई और ऐसा क्यों हो गया, उसके बारे में गहरा चिंतन वे करना शुरू कर दिए। आगे दूसरा प्रश्न है, भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए नेहरू जी ने किन किन माध्यमों का सहारा लिया? यहाँ पर कह रहे हैं कि नेहरू जी अतीत के बारे में जानने के लिए कौन कौन से माध्यम का सहारा लिया। तो इसका आंसर है, भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए नेहरू जी ने भारत को आलोचक की दृष्टि से देखा। भारत को वे क्या करते थे? आलोचक की दृष्टि से देखते थे कि भारत में क्या अच्छाई है, क्यों भारत की स्थिति ऐसी हो गई, और भारत अपनी महानता को क्यों खो दिया। देश के विभिन्न भागों में वे जाकर यात्राएं शुरू की। यात्रा इसलिए शुरू की कि वे भारत के एक एक चीज़ को जानना चाहते थे, और उन्होंने महत्वपूर्ण स्मारकों को देखे, भवनों को देखे। इसके अलावा विभिन्न विदेशी यात्रियों के भारत यात्रा के वर्णन को भी उन्होंने पढ़ा, और यहाँ पर जो भी विदेश के लोग आए थे और भारत के बारे में, भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में उनकी क्या सोच थी, उनके बारे में भी जो पुस्तकें वो लोग लिख कर गए थे, उनका भी उन लोगों ने, नेहरू जी ने अध्ययन किया। आगे तीसरा प्रश्न है, नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता को आश्चर्यजनक क्यों कहा है? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको ध्यान से लिखिएगा कि नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता को आश्चर्यजनक क्यों कहा, मतलब उनको आश्चर्य क्यों लगा। तो इसका आंसर यह है कि नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता को आश्चर्यजनक इसलिए कहा क्योंकि यह सभ्यता एवं संस्कृति 5-6 हजार या उससे भी अधिक समय तक परिवर्तनशील रहकर विकासमान रही। यानी इसमें भारतीयपन था। यहाँ पर नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है वह 5-6 साल पहले पुराना है, फिर भी इसका परिवर्तन नहीं हुआ, और इसका विकास ही होता रहा, और यह निरंतर कायम रही। और किस कारण से ऐसा हुआ
उनको इस बात से हैरत हो जाता था और वे आश्चर्य में पड़ जाते थे कि हमारे देश के लोग पर इतना सारा जुल्म अत्याचार हुआ, फिर भी जो है हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति किस तरह से बरकरार रही। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से संबंधित है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस स्थान पर है, संबंधित है? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर है। मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो नाम पर स्थित है। यह सभ्यता यहाँ चारों ओर बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। और नेहरू जी को इस बात से भी आश्चर्य हुई कि यह सभ्यता और संस्कृति इतनी पुरानी होने के बाद भी आज किस तरह से सभ्यता और हमारी संस्कृति टिकी हुई है। आगे प्रश्न 5 है, भारतीय सभ्यता के संपर्क में कौन कौन आए, इससे क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है भारतीय सभ्यता के संपर्क में फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोग यहाँ पर आए। मतलब विदेश के लोग अक्सर यहाँ पर आए। यद्यपि भारत और अन्य देश एक दूसरे से प्रभावित हुए, पर भारत का सांस्कृतिक आधार मजबूत था। बोल रहे हैं कि यद्यपि हमारे भारत देश पर बहुत सारे लोग आए, यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रभावित करना चाहे, लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता मजबूत थी, इसलिए कोई भी हमारे भारत देश की सभ्यता और संस्कृति को हिला नहीं सके। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, नेहरू जी विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए साहित्य को क्यों पढ़ना चाहते थे? यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि नेहरू जी विदेश के लोग जब आते थे हमारे भारत देश का भ्रमण करने और वे साहित्य लिखते थे, तो उनको वे क्यों पढ़ना चाहते थे? तो इसका आंसर यह है कि नेहरू जी विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए साहित्य को इसलिए पढ़ना चाहते थे क्योंकि विदेशी यात्रियों ने संभवतः कुछ अच्छा लिखा होगा और वे जानना चाह रहे थे कि आखिर भारत है क्या। तो इतना तो उनको जानकारी था, फिर भी वे चाह रहे थे कि अधिक से अधिक हम जानकारी हासिल कर सकें भारत के बारे में। तो विदेश के जो भी लोग यहाँ आते थे और भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत के रहन सहन को लिखते थे, तो उसको वे पढ़ते थे। तो भारत के बारे में क्या अच्छा लिखा रहता था, तो यह सुनकर उन्हें बहुत ही खुशी होती थी। इससे भारत की विशेषताओं का सूक्ष्म अध्ययन जो है उनको संभव हो जाता था और भारत के बारे में अधिक से अधिक उनको जानकारी मिल जाती थी कि हमारे भारत की संस्कृति क्या है, हमारे भारत के देश को महान क्यों कहा जाता है, हमारे देश में इतने सारे ऋषि मुनि हुए हैं और भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। तो सारी बात को वे इकट्ठा जानना चाहते थे। आगे प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, हिमालय के हृदय में कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? हिमालय के हृदय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? सिंधु नदी की विशेषता पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर है हिमालय पर्वत के हृदय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु जैसी अनेक नदियाँ निकलती है। सिंधु हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। इसे इंडस भी कहा जाता है और इसी के नाम पर भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा। हम लोग जानते हैं कि भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और आगे प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न है, नेहरू जी पहाड़ों तथा कश्मीर की ओर क्यों आकर्षित हुए? तो इसका आंसर है नेहरू जी के पूर्वज कश्मीर के निवासी थे। उनके पूर्वजों का तथा उनका अधिकांश समय कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बीता। वे लोग जो है कश्मीर के खूबसूरत वातावरण में रहने वाले थे और कश्मीर के जो भी वहाँ के क्लाइमेट है उन्हें बेहद पसंद था। इसके अलावा हिमालय तथा कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें जो है बरबस आकर्षित कर रहे थे, क्योंकि हिमालय तथा कश्मीर का सौंदर्य काफ़ी दूर दूर तक लोग जानते हैं कि वहाँ किस तरह का सौंदर्य बिखरा रहता है। हरियाली चारों तरफ फूल से लदे हुए दिखाई देते हैं। वहाँ का वातावरण बहुत ही मनोरम सा लगता है। लोग वहाँ सैर करने भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के दृश्य काफ़ी प्रभावित करता था।
आगे क्वेश्चन है, नेहरू जी स्मारकों, गुफाओं तथा इमारतों की ओर क्यों आकर्षित होते थे? तो इसका आंसर है, नेहरू जी अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं, प्राचीन स्मारकों, आगरा एवं दिल्ली में बनी इमारतों की ओर इसलिए आकर्षित थे क्योंकि इनमें लगा एक एक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कहता हुआ प्रतीत होता है। मतलब यहाँ पर नेहरू जी हर बात को जानना चाहते थे कि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और सारे स्मारकों को देखकर उन्हें पता चलता था कि भारत किस तरह से अतीत में था और किस तरह अभी वर्तमान में है। आगे प्रश्न है, भारत की अतीत की झांकी अंश से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इसका आंसर है, भारत के अतीत की झांकी अंश से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है अत्यंत प्राचीन है। यह विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती इसमें बनी रही, क्योंकि हमारे देश भारत पर कई बार विदेशी लोग आक्रमण किए, कई बार हमारे देश को जो है कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा, फिर भी हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता इतनी महान है कि इतने सारे आक्रमण होते हुए भी हमारे देश की गरिमा बनी हुई है। इसका महत्व भविष्य में भी बना रहेगा। यही भारत की नींव का आधार है। आगे प्रश्न 11 है, शक्ति के पतन और नाश का देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है, शक्ति के पतन और नाश का प्रभाव यह हुआ कि भारत तकनीकी दौर में पिछड़ने लगा। क्यों पिछड़ने लगा? क्योंकि भारतीय लोग मूर्ति पूजा और रूढ़िवादिता में फंस गए। वे लोग की मानसिकता जो थी, पहले जो मानसिकता थी उसमें काफ़ी गिरावट आने लगी। क्यों गिरावट आने लगी? क्योंकि हमारे देश पर जब जुल्म और अत्याचार हुआ तो उससे क्या हुआ, कई बार जुल्म और अत्याचार होने के बाद भारतीय लोग काफ़ी रूढ़िवादिता से ग्रसित हो गए। उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, और जब आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला तो वे लोग क्या हुआ, तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ गए। और यूरोप के देश के लोग जो है वे लोग तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ गए। धीरे धीरे ये लोग क्या किए, उन लोगों का अनुकरण करने लगे, अंधा अनुकरण करने लगे, और अपना जो शक्ति था उसमें अपने शक्ति को खो दिए। धीरे धीरे इन लोगों के में हरासमेंट होने लगा। तो इसमें यही दिखाया गया है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के तकनीकी कौशल में पिछड़ने पर यूरोप की स्थिति कैसी हो गई? तो इसका आंसर है, भारत के तकनीकी कौशल में पिछड़ने पर यूरोप जो एक ज़माने में पिछड़ा हुआ था वह तकनीकी दृष्टि में भारत से काफ़ी आगे निकल गया। नई तकनीक से उन्हें सैन्य बल बढ़ गया, इससे पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। अब आगे प्रश्न है 13, तकनीकी विकास में पिछड़ जाने की गुत्थी सुलझाना नेहरू जी को मुश्किल क्यों लग रहा था? तो इसका आंसर है, तकनीकी विकास में पिछड़ जाने की गुत्थी सुलझाना नेहरू जी को मुश्किल इसलिए लग रहा था क्योंकि पुराने समय में भारत में मानसिकता, सजगता और तकनीकी कौशल की कोई कमी नहीं थी। जब नेहरू जी भारत का अध्ययन किए तो पता चला कि पुराने समय यानी प्राचीन समय में तकनीकी कौशल में हमारा देश बहुत ही आगे था, लेकिन कई बार हमारे देश पर जो आक्रमण हुआ, विदेशी लोग हमारे देश पर शासन किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे देश के लोगों की मानसिकता में गिरावट आ गई और आगे बढ़ने के बजाय वे लोग जो है हमेशा निम्न सोच से गुजरने लगे। इसमें उत्तरोत्तर गिरावट होने लगी और इससे क्या हुआ, काफ़ी नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक सजगता में गिरावट ने संकीर्ण रूढ़िवादिता को किस प्रकार बढ़ावा दिया? तो इसका आंसर है, भारतीयों की मानसिक सजगता में गिरावट के कारण साहसिक कार्यों की लालसा में कमी आती गई और जो भी साहसिक कार्य करना चाहिए इसमें काफ़ी गिरावट आ गई, क्योंकि मानसिक रूढ़िवादिता से लोग गुजर रहे थे। ऐसे में भारतीयों के महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली धारणा का प्रसार हुआ और लोगों में रूढ़िवादिता आने लगी कि महासागर को पार नहीं करना चाहिए, और संकीर्ण विचारधारा के कारण क्या हुआ, काफ़ी गिरावट हो गया और वे लोग काफ़ी पिछड़ गए और दूसरे देश हमारे देश से आगे निकल गए। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शक्ति का ह्रास होने पर भी नेहरू जी की क्या राय थी? तो आंसर है, भारत में शक्ति का ह्रास होने पर भी नेहरू जी की राय यह थी कि भारत में भले ही पुराना ढांचा न बचा हो,
पर उसकी अंतर्वस्तु में बदलाव आता रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि नेहरू जी कह रहे हैं कि भले ही हमारे देश में शक्तियों का ह्रास हुआ है, लोगों के अंदर पुरानी विचारधारा नहीं बदल रही है, मन में संकीर्णता की भावना आ गई है, लेकिन एक जो ढांचा है वह ढांचा भले ही अंतर्वस्तु बदल गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग कोई घर नया बनाते हैं और उसमें जो भी वस्तु रखते हैं उसका हम लोग बदलाव कर देते हैं, नया नया वस्तु खरीद लेते हैं, तो इसी तरह नए विचार उसमें आ गए। इससे निरंतरता बनती रही और भारत का अस्तित्व जो है बचा रहा। आगे प्रश्न है, पाठ के आधार पर भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। तो आंसर है, भारत की शक्ति और सीमा नामक इस पाठ से भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है कि हमारे भारत देश की संस्कृति क्या है। और हमारे देश की संस्कृति प्राचीन संस्कृति है, काफ़ी पुरानी संस्कृति है। उसमें समय समय पर जो है विदेशी लोग हमारे देश पर शासन किए, फिर भी कुछ बदलाव हुआ, पर वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। यह पुराने विचारों के साथ साथ नए विचार आत्मसात करने में सक्षम है। यानी हमारे देश के जो लोग हैं वो लोग पुरानी विचारों को भी लेकर चलते हैं, पुरानी विचारधाराएं, पूजा पाठ जो होना चाहिए, एक संस्कृति कल्चर जो होना चाहिए उसको भी लेकर चलते हैं, और नए नए आगे तरक्की करने के लिए भी वे लोग चाहते हैं। आगे 17 नंबर का क्वेश्चन है, नेहरू जी ने भारत की खोज के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया था उनसे वे कितना संतुष्ट हुए। तो इसका आंसर है, नेहरू जी ने भारत की खोज के लिए भारतीय एवं विदेशी यात्रियों द्वारा भारत पर लिखी गई पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों, विभिन्न भागों की यात्राएं की तथा प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों को आधार बनाया, पर वे इससे पूर्णतया सहमत नहीं हुए। हाँ, उनमें भारत की समझ जरूर पैदा हो गई। आगे प्रश्न नंबर 18 है, उस समय भारत में जनजीवन की स्थिति क्या थी। तो इसका आंसर है, उस समय भारत में चारों ओर गरीबी थी, क्योंकि हमारे देश पर विदेशी लोग आक्रमण कर रहे थे और ग्रामीण तथा निम्न मध्य वर्गीय लोगों की दशा काफ़ी खराब हो गई थी, और अंग्रेज लोगों के दबाव से, भय से लोगों को जीना पड़ता था। आदमी कोई भी तरक्की नहीं कर पा रहे थे और तरक्की रुक गई थी। मध्य वर्ग आधुनिकता को अपना रहे थे और निम्न वर्ग के लोग जो हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई थी। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, लोग अंधा अनुकरण करने लगा था दूसरे देशों का, और अपने देश की जो संस्कृति सभ्यता है उसको वे लोग जो है बनाकर चलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी बहुत रूढ़िवादिता भी आ गई थी। आगे प्रश्न है 19, बुद्धिजीवियों के सामने भारतीयों का जो रूप आया वह किस प्रकार अलग था। तो इसका आंसर है, बुद्धिजीवियों के सामने भारतीयों का जो रूप आया उसके अनुसार वे भारत के अस्तित्व को भूल गए थे या उसे बहुत कम महत्व देते थे। आगे प्रश्न 20 है, नेहरू जी ने ग्रामीण जनता और मध्य वर्ग में क्या अंतर महसूस किया। तो इसका आंसर है, नेहरू जी को ग्रामीण जनता सदा से ही आकर्षित रही, क्योंकि उन लोगों की सोच काफ़ी नई सोच थी। यह ग्रामीण जनता भारत से पूर्णतया जुड़े हुए प्रतीत होते थे। वे अभाव से भले ही जीते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूल पा रहे थे। इसके विपरीत मध्य वर्ग में लगाव कम और उत्तेजना अधिक थी, और मध्य वर्ग में जैसी ललक निम्न वर्ग में दिखाई दे रही थी, उस तरह की जो एक उमंग होना चाहिए वह मध्य वर्ग में दिखाई नहीं दे रहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न होने पर नेहरू जी ने क्या किया। तो इसका आंसर है, मूल्यों निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न होने पर नेहरू जी ने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू कर दी। इससे उसमें समझ और द्वंद्व उत्पन्न हुआ, पर उसके लिए है एक सच्ची यात्रा थी। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, नेहरू जी को ग्रामीण जनता से निराशा क्यों नहीं हुई। तो इसका आंसर है, नेहरू जी को ग्रामीण जनता की विशाल संख्या होने के बाद भी उसके बारे में अनिश्चित समुदाय के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तियों के रूप में सोचा। उनके लिए उन्होंने उनसे अधिक उम्मीद नहीं लगा रखी थी, इसलिए ग्रामीण जनता से उन्हें निराशा नहीं हुई। आगे प्रश्न नंबर 23 है, नेहरू जी अपनी श्रोताओं के समक्ष किसकी चर्चा किया करते थे। तो इसका आंसर है,
नेहरू जी अपने ग्रामीण श्रोताओं के समक्ष अपने देश हिंदुस्तान की चर्चा करते थे, अपने हिंदुस्तान की गरिमा और उनकी महानता के बारे में हमेशा बताया करते थे। इसके अलावा वे भारत की चर्चा करते थे, जिसका नाम भारत के नाम पर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेहरू जी ग्रामीण किसानों को भारत के बारे में क्या बताया करते थे? तो इसका आंसर है, नेहरू जी ग्रामीण किसानों को भारत के बारे में बताते थे कि भारत की आज़ादी के लिए वे संघर्षरत हैं, उसका हर हिस्सा एक दूसरे से अलग होकर भी भारत है, पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक फैले भारत का स्वरूप एक जैसा है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में भारत के किसानों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी थी? तो इसका आंसर है, अंग्रेजी शासन में भारतीय किसानों की प्रमुख समस्या गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदारी, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार आदि थे। यह समस्या समूचे भारत के किसानों के साथ एक जैसी थी। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू जी ने किसानों को संबोधित करते हुए कौन सा संदेश देना चाहा? तो इसका आंसर है, नेहरू जी ने किसानों को संबोधित करते हुए विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहा, यानी पूरे विश्व में बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना को समझाना वे चाहते थे कि जितने भी भारत के लोग हैं सब आपस में भाई भाई हैं। वे किसानों से कहते थे कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, यानी भारत खंडित होने वाला नहीं है, अखंड है, इसको कोई भी खंडित नहीं कर सकता है। उन्हें इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए कि वे विराट विश्व के हिस्से हैं। वे जो हैं किसान को समझाना चाहते थे भारतीय जनता को कि वे विराट विश्व के हिस्से हैं। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, सभाओं में नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार होता था? तो इसका आंसर है, सभाओं में नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय कहकर लोग जय जयकार करते थे और उत्साह से उनका स्वागत करते थे। आगे प्रश्न है, भारत के प्रति नेहरू जी के मन में क्या क्या विचार उठते थे? तो इसका आंसर है, भारत को देखकर नेहरू जी आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे सोचते थे कि आखिर भारत है क्या, अतीत की कौन सी विशेषताएं इसमें छिपी हुई है, इसकी शक्तियां किस प्रकार से खो गई है। आज यह जनसंख्या का विशाल बसेरा है, पर उसके पास ऐसा क्या है जो जानदार है, आधुनिक विश्व से यह अपना तालमेल किस तरह बिठाता है, आदि विचार उनके मन को हमेशा उत्साहित करते रहते थे। आगे प्रश्न है, गंगा यमुना नदियों की प्राचीनता एवं महानता नेहरू जी ने किस प्रकार व्यक्त की है? तो इसका आंसर है, गंगा यमुना नदियां हिमालय के हृदय से निकलती है तथा पहाड़ों और हरे जंगलों युक्त मैदानों के बीच शांत एवं रमणीय धारा के रूप में बहती है। गंगा नदी ने इतिहास की शुरुआत से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोग इनके तटों की ओर आकर्षित होते हैं, यानी गंगा नहाने लोग जाते हैं। गंगा सारी नदियों में सर्वाधिक महान है। यमुना के चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं भी एकत्रित है। आगे प्रश्न है, भारतीय संस्कृति को महात्मा बुद्ध, अशोक तथा अकबर ने किस प्रकार समृद्ध किया? पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर है, भारतीय संस्कृति को देखने पर पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने बनारस के निकट सारनाथ नामक स्थान पर जो पहला उपदेश दिया था, वे शब्द आज भी प्रतिध्वनित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि महात्मा बुद्ध नेहरू जी के सामने उपदेश देते हुए नजर आ रहे थे। सम्राट अशोक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा से किस तरह से महान थे। अकबर फतेहपुर सिकरी में बैठकर विभिन्न धर्मों के लोगों से वाद विवाद करके किस तरह मनुष्य के समस्याओं का समाधान कर रहे थे, यह सारी बातें देखने को मिलती है। आगे प्रश्न है, नेहरू जी के व्यक्तित्व से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? पाठ के आधार पर लिखिए। तो यह आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं कि नेहरू जी को भारतीय संस्कृति से किस तरह लगाव था और अपनी संस्कृति की महानता को वे किस तरह से सबके सामने व्यक्त करते थे और उनसे क्या क्या शिक्षा मिली थी। तो यह सब आप लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है, नेहरू जी जब भारत की तलाश कर रहे थे उस समय मध्य वर्ग में विद्रोह की भावना क्यों पनप रही थी? तो इसका आंसर है, नेहरू जी ने भारत की तलाश करते हुए देखा कि मध्य वर्ग खुद को बंदी तथा जकड़ा हुआ महसूस तो कर रहा था, पर वह तरक्की पाने के लिए प्रयास भी कर रहा था। वह अंग्रेजी शासन में ऐसा करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहा था, इसलिए मध्य वर्ग में विद्रोह की भावना जाग उठी थी।
आगे प्रश्न है, नेहरू जी ग्रामीण जनता के साथ जुड़ाव क्यों महसूस कर रहे थे? तो इसका आंसर है, नेहरू जी महसूस कर रहे थे कि ग्रामीण जनता में मध्य वर्ग से अलग एक दृढ़ता और उन लोगों के अंदर एक अंतः शक्ति थी। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति परंपरा को कुछ अंशों में अभी भी बचा कर रखा हुआ था। वे 200 वर्षों से गुलामी का अत्याचार पूर्ण जीवन बिता रहे थे। इस कारण बहुत कुछ, अर्थात वे अपने सुख दुख के बारे में सोचना भी भूल गए थे। इसके बाद भी उन्होंने शाश्वत मूल्य जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है उसको बचा कर रखे हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत की एकरूपता व्यक्त करने के लिए नेहरू जी ने किसानों को किस तरह समझाया? तो इसका आंसर है, भारत की एकरूपता व्यक्त करने के लिए नेहरू जी ने किसानों को समझाते हुए कहा कि समूचे भारत के किसानों की दशा एक सी है। मतलब जो भी एक किसान को तकलीफ है वह केवल एक को ही नहीं है, बल्कि भारत के जितने भी किसान हैं, निम्न वर्ग के हैं, सारे लोगों की समस्या एक जैसी है। वे सभी लगभग एक सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सभी अंग्रेजी सरकार के अत्याचार से पीड़ित है। यह सब उन्होंने सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास के कन्याकुमारी तक की यात्रा के अनुभव को आधार बनाकर कहा। उन्होंने किसानों को कहा कि हम सभी को मिलकर देश को आज़ाद कराना है। आगे प्रश्न है, नेहरू जी ने कैसे जाना कि सभा में आए किसानों को भारत का ज्ञान था? तो इसका आंसर है, नेहरू जी ने देखा कि भारत में आए ग्रामीण किसानों का प्राचीन महाकाव्यों, पुराकथाओं और दंत कथाओं की पूरी जानकारी थी। साहित्य के माध्यम से भारत की अवधारणा से परिचित हो चुके थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत के चारों कोनों में बने चारों धामों अर्थात धार्मिक स्थलों की यात्रा वे लोग कर चुके थे। आगे प्रश्न है, नेहरू जी ने भारत माता की जय का अर्थ बताया तथा इसके माध्यम से उन्होंने क्या संदेश दिया? तो इसका आंसर है, नेहरू जी ने उपस्थित किसानों को बताया कि भारत की क्यों महान है और भारत माता किसी स्थान, क्षेत्र, प्रांत विशेष की मिट्टी न होकर समूचे भारत की मिट्टी, उसके पहाड़, नदियां, जंगल, चारों ओर फैले हरे भरे खेत, भारत की जनता तथा सभा में उपस्थित सभी लोग हैं। वे सभी अखंड भारत के अंग हैं। तो भारत माता की जय के माध्यम से नेहरू जी बताया कि सभी भारतीय अखंड भारत का अंश है तथा वे स्वयं ही भारत माता है। इस प्रकार उन्होंने एकता का संदेश दिया। आगे प्रश्न है, नेहरू जी भारत की किस प्रकार की तस्वीर को सहेज कर रखना चाहते थे? तो इसका आंसर है, नेहरू जी भारत की वह सुंदर तस्वीर को सहेज कर रखना चाहते थे जिसमें दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान हो, उनके आसपास बने गांव, कस्बे तथा शहर, मैदानी तथा पहाड़ी भागों की बहती नदियां, ठंडे प्रदेश, बर्फ से ढकी चोटियां वाला हिमालय, देश का दक्षिणी भाग तथा कश्मीर आदि के सुंदर दृश्य हो। इस तस्वीर में वर्षा ऋतु की हरियाली, नवजात फूलों से लदी घाटियां तथा उसमें कलकल खलखल बहते झरने को संजोकर रखना चाहते थे। आगे प्रश्न है, भारत में सतही विविधता किस प्रकार दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर है, भारत में सतही विविधता इस प्रकार की है जिसे कोई भी देख सकता है कि भारत जो है विविधता में भी एकता है। यानी हमारे भारत देश में अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हुए भी सभी लोग किस तरह से एक होकर रहते हैं। यह विविधता शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप में दिखाई देता है। यहाँ उत्तर पश्चिम के पठान तथा दक्षिण वासी तमिल में भी बहुत विविधता है। उनके चेहरे और शरीर की बनावट, खान पान, पहनावा, भाषा आदि में एक दूसरे से पर्याप्त विविधता है। इसके अलावा फिर भी वे लोग सब में एकता है। आगे प्रश्न है, भारत की विविधता और एकता अंश के आधार पर भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर है, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि विविधता में एकता। यानी हमारे देश में अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, असमी, कन्नड़, मलयालम, कश्मीर सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। फिर भी इनके दोष गुण में कोई में अंतर नहीं है। उनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही है। राष्ट्रीय विरासत में यानी हमारे देश की जो भी संस्कृति और सभ्यता है वह सबके लिए एक ही है। देश के प्रति उनकी नैतिकता तथा मानसिकता में अधिक अंतर नहीं है। वे सभी अलग अलग होकर भी भारतीय हैं। आगे प्रश्न है, देहाती और अनपढ़ लोगों में नेहरू जी ने ऐसा क्या देखा कि वे हैरान रह गए? तो इसका आंसर है कि देहाती और अनपढ़ लोगों को लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ का ज्ञान था।
इनकी कथाओं और घटनाओं का नैतिक अर्थ भी उन्हें पता था। उनको सैकड़ों ऐसे पद याद थे जिनका प्रयोग बातचीत के दौरान उदाहरण के लिए वे लोग किया करते थे। उन्हें नैतिक उपदेश देने वाली अनेक कहानियाँ भी याद थी। वे नैतिक उपदेश भी देते थे। यह सब जानकर वे हैरान हो गए कि एक अशिक्षित भारतीय किस तरह से रामायण, गीता, महाभारत का भी ज्ञान रखते हैं। आगे प्रश्न है, ग्रामीण स्त्री पुरुषों को देखकर नेहरू जी के विस्मय विमुग्ध होने का क्या कारण था? तो इसका आंसर है, नेहरू जी ने देखा कि ग्रामीण पुरुष संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ शरीर वाले और महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ दुख उन लोगों के चेहरे पे भरा हुआ था। उनकी सुंदरता देखकर वे विस्मय विमुग्ध हो जाते थे, क्योंकि अनेक भयानक कष्टों के बाद भी, जिन्हें अनेक युगों तक कष्ट भोग रहा है, आखिर यह सौंदर्य किस तरह से अभी तक टिका हुआ है। इसके अलावा उनको देखकर भित्ति चित्रों की भी याद आ जाती थी और अपनी संस्कृति और सभ्यता की भी याद आ जाती थी, कि जिसके कारण ये लोग हमेशा दुख में भी सुखी दिखाई देते थे। आगे प्रश्न है, पाठ के आधार पर अभावों में जीते भारतीयों की दशा का चित्रण तथा उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है, पाठ से पता चलता है कि तत्कालीन भारतीय अभावों में जीने का विवश थे। उस समय क्या था, हमारे देश पर अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे थे, तो वे लोग अभावों से ग्रस्त थे। गरीबी, अशिक्षा और बहुत तरह की परेशानियां थी, विपत्तियां थी, और सबके चेहरे पर यह साफ साफ झलक रहा था। उनकी जिंदगी विकृत हो चुकी थी और समाज में चारों तरफ असुरक्षा और भ्रष्टाचार फैल चुका था। इन भारतीयों की विशेषता यह थी कि उनके स्वभाव में अभी भी नम्रता और भलमनसाहत विद्यमान थी। यानी इतने सारे संघर्षों को झेलने के बाद भी उन लोगों में नम्रता देखी गई और भलमनसाहत, यानी कोई भी चीज़ को सहन करने की शक्ति थी, और वे लोग कोई भी बात पर घबराते नहीं थे। यह सब क्यों थी? क्योंकि हमारे सभ्यता और संस्कृति की यह सब निशानी है। क्योंकि हमारे देश में जो रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद हैं, उनका ये लोग अध्ययन कर चुके थे और वे लोग जान चुके थे कि दुख के बाद एक दिन सुख की भी घड़ी जरूर आती है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और सबको याद कर लीजिएगा। और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यह पाठ आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।